हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू यूजेनिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है जिसमें हम आज पढ़ेंगे पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि अमाइनो एसिड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है और पेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। सो अ पेप्टाइड बॉन्ड is formed between two amino acid। किसके किसके बीच में होगा? टू अमाइनो एसिड के बीच में, जिसमें से फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा एंड सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म होगा। तो मान के चलो ये हमारा अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2 है, और इस फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये अल्फा कार्बन, और ये साइड चेन। जैसा कि हमें सभी को पता है कि यहाँ से इतना जो पोर्शन है ये रीजन हमारा क्या होता है, सारे अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं उनमें सब में ये कॉमन रीजन मिलता है, और इसी को अमाइनो एसिड की बैकबोन भी बोला जाता है। तो इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये इसका सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, जब ये आपस में मिलेंगे कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के थ्रू एक H2O की रिलीज होगी। सो रिलीज ऑफ H2O। So peptide bond is formed between two amino acid with the release of single water molecule। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगी, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से OH, और यहाँ से एक H प्लस रिलीज होगा, और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। So a peptide bond, also referred as an amide bond, is formed between the carbonyl carbon of one amino acid and the alpha nitrogen of second amino acid। बराबर। तो ये जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम डाई पेप्टाइड बोल सकते हैं। सो दिस इज डाई पेप्टाइड। इस डाई पेप्टाइड का एक एंड ये अमाइनो हो गया, दूसरा एंड ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया। सो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो CONH के बीच में फॉर्म होगा। पेप्टाइड बॉन्ड आपका ये फॉर्म होगा, और यहां से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और सीधा पेप्टाइड बॉन्ड से पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में फॉर्म होता है। सो अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें उसकी प्रॉपर्टीज की, सो पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर होता है, और ये दो स्टेट में पाया जा सकता है। मतलब एक इसकी ट्रांस फॉर्म हो सकती है, दूसरी सिस फॉर्म हो सकती है। सो जो ट्रांसफॉर्म होती है उसका जो बॉन्ड एंगल होगा नॉर्मली दैट इज 180 डिग्री, एंड जो सिस पेप्टाइड बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 0। So in the trans configuration, the two alpha carbon atom of connected amino acid are on the opposite side of peptide bond. Whereas in cis configuration, they are on the same side of the peptide bond. So in most of the cases, the peptide bond in protein are trans। So ये याद रखने वाली बात होती है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो मोस्टली प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे,
और जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड की एल फॉर्म वहां पर देखने को मिलती है। सो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज एल फॉर्म एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज ट्रांस फॉर्म। सो जब दो पेप्टाइड बॉन्ड का जब दो अमाइनो एसिड मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर जो, अब बात करें पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में रोटेशन और उसके कहाँ कहाँ पर रोटेशन अलाउड होगा, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ये देखिए, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपको सिस एंड ट्रांस दोनों में मिल सकता है। सिस ट्रांस को अगर हम समझें और बेटर तरीके से, तो हम इसको स्टेरिक क्लासेस के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पर स्टेरिक क्लासेस ज्यादा होंगे। तो जहां पर स्टेरिक क्लासेस ज्यादा होंगे वहां पर रोटेशन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो जब अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उनकी साइड चेन, जैसे इसकी फर्स्ट अमाइनो एसिड की साइड चेन ये है और सेकंड अमाइनो एसिड की साइड चेन ये है, तो देखोगे जब साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड आर इन अपोजिट डायरेक्शन then the peptide bond is known as ट्रांस कन्फिग्रेशन। जो पेप्टाइड बॉन्ड की कन्फिग्रेशन होगी वो कैसी होगी, ट्रांस कन्फिग्रेशन होगी। लेकिन जब दोनों अमाइनो एसिड की आर चेन जब सेम डायरेक्शन में होगी, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा हम उसको सिस पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि सिस एंड ट्रांस में, कि ट्रांस कॉमन क्यों है प्रोटीन में एंड व्हाई cis peptide bond is not so common, because you can see here there is steric classes। तो जहां पर steric classes होते हैं वहां पर रोटेशन अलाउड नहीं होता है, और रोटेशन जब पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड अलाउड नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास के जो बॉन्ड होते हैं जैसे पाई हो गया, साई हो गया, उन बॉन्ड में अगर रोटेशन नहीं होगा, सो देन the primary structure of protein cannot adapt the secondary structure. That is why rotation between phi and psi bond is necessary। तो आप समझ सकते हैं कि cis bond क्यों अलाउड नहीं होते हैं, why cis bond are completely disallowed, because there is steric classes। ठीक है, चलिए, ठीक। और अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड को देखें, तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो पेप्टाइड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एंड विद पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आते हैं। बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड, सो दे आर नॉट ब्रोकन बाय यूजुअल डिनेचरेटिंग एजेंट लाइक हीटिंग और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप माइल्ड हीट दे रहे हैं, जैसे कि माइल्ड हीट में जो प्रोटीन होती है दे बिकम डिनेचर, ठीक है, दे कांट बी डिग्रेडेड एट माइल्ड टेम्परेचर बट दे कैन बी डिनेचर। डिनेचर का मतलब है दे कैन बी ब्रोकन इनटू देयर सब यूनिट, बट
उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो लीनियर पेप्टाइड बनेगी, उनके बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो सकता है एट माइल्ड टेम्परेचर पर और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर, and they can be broken by prolonged exposure to strong acid or bases at elevated temperature. हाई टेम्परेचर पर जब पेप्टाइड को आप रखोगे एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, तब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, एंड विथ स्पेसिफिक एंजाइम जो उस पेप्टाइड बॉन्ड को कट कर सके। जितने भी पेप्टाइड होते हैं, सेराइन थ्रियोनिन और जो भी पेप्टाइड है प्रोटीनेज के, या जो भी और भी एंजाइम है, वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड प्लेनर, इसका एक प्लेन बनता है, दैट इज प्लेनर रेजिस्टिंग फ्री रोटेशन। सो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ओमेगा, उसके चारों तरफ उसके वो रोटेशन को अलाउ नहीं करता है। सो देयरफॉर दे स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो अगर ओमेगा की पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो उसके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से वो रोटेशन को अलाउ नहीं करता है। एंड एक चीज और डिस्कस करें, जस्ट हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक तो है, फिर भी इट इज नाइदर सिंगल बॉन्ड नॉर डबल बॉन्ड। ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड है, इट इज जस्ट पार्शियल डबल बॉन्ड। एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होगी उससे ये स्मॉलर होगा, बट लार्जर देन डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड बनते हैं उनसे लार्जर होगा थोड़ा सा, और जो सिंगल बॉन्ड है उनसे स्मॉलर होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज अनचार्ज एंड नॉन आयनाइजेबल एंड it absorb far UV range from 190 to 220 नैनोमीटर। ये जो फार यूवी होगी 190 से 220 नैनोमीटर की, उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस लेते हैं तो प्रोटीन की एब्जॉर्बेंस में हम देखते हैं कि 260 बाई 280 रेशियो क्या है। 260 nm पर डीएनए यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और 280 पर प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो 259 से 280 नैनोमीटर की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कोई प्रोटीन है और वो प्रोटीन 190 से 220 के बीच की यूवी में या फार यूवी में अगर एब्जॉर्बेंस शो कर रही है, तो दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है दैट इज पार्शियल। और पार्शियल क्यों होता है, बिकॉज इसको हम देखेंगे। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक लोन पेयर देखो, यहां से इधर आ गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे अल्फा कार्बन के पास में, और अल्फा कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आते हैं कहां पर, इस ऑक्सीजन पर। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से अमाइनो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और अल्फा कार्बन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये जो नाइट्रोजन से
कार्बन और कार्बन से ऑक्सीजन तक जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, रेजोनेंस शो करता है, अगर हम देखें प्रोटीन में तो मोस्ट ऑफ टाइम इधर रेजोनेंस करेगा ये एन से कार्बन, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा 60%। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा अल्फा कार्बन की तरफ, और अब इस अल्फा कार्बन से इस नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इधर 40% रहेगा, इधर 60% आपको देखने को मिलेगा। या हम इसको बोल सकते हैं कि 40% ऑफ टाइम जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस इधर होगा और 40% इधर होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखें कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इन दो अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म होगा, CO NH CH और CO। ठीक है, ये एक आर ये आर चेन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर में होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक एटम ये है, एक एटम ये है, और इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज रोटेशन अलाउड, बट in between of two atom there is double bond, so they will not allow the rotation between टू एटम। तो यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर रोटेशन अलाउड है। एक चीज और है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम पेप्टाइड की बात करें कि जब हम देखें कि अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन से एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और वहां पे पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ये अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज हो गया और ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो बनी स्ट्रक्चर है दैट इज डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड का मतलब यहाँ दो पेप्टाइड से नहीं है, डाई पेप्टाइड का मतलब है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। जब दो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होंगे उससे बनने वाली जो पेप्टाइड होगी दैट विल बी डाइपेप्टाइड। जब तीन अमाइनो एसिड मिलकर के किसी पेप्टाइड को बनाएंगे देन पेप्टाइड इज विल बी नोन एज ट्राइपेप्टाइड। चार अमाइनो एसिड मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड पेप्टाइड, और पांच मिलेंगे तो पेंटापेप्टाइड, और उससे ज्यादा और कई सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो उसको ओलिगोपेप्टाइड। और जब कई सारी पेप्टाइड मिलकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, जो मोस्ट ऑफ प्रोटीन में हमको देखने को मिलती है। ठीक, जो पेप्टाइड है, जो स्मॉलर प्रोटीन है, पेप्टाइड हम कब तक बोलते हैं, जैसे जो भी पेप्टाइड होती है दे आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द प्रोटीन, एंड अगर हम उनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो दैट इज अराउंड 10 kDa। और 10 kDa को अगर हम देखेंगे 10 kDa है, 10 kDa की प्रोटीन है, ठीक, तो उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हो सकते हैं, 10 kDa इंटू 1000 विल बी कन्वर्टेड इनटू डाल्टन। ये डाल्टन में कन्वर्ट कर लिया हमने, और डाल्टन में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, जब ये 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा,
10,000 को आप 110 से डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकल के आ जाएंगे। ठीक, 0 से 0 एंड एक इधर 10,000 ये। ठीक, बचा 1000 और 100 राउंड हो जाएगा आपका ये 99 अमाइनो एसिड के आसपास। के पास लगभग 99 अमाइनो एसिड इस 10 kDa की प्रोटीन में देखने को मिलेंगे। जो पेप्टाइड होती है उनके एंड जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे ये कोई पेप्टाइड है, इसमें देखोगे ये इसका अमाइनो टर्मिनस है और इस अमाइनो टर्मिनस पे देखो अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये इसका सी टर्मिनस है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो पेप्टाइड एंड आर नॉट द सेम। ठीक, और पेप्टाइड में हम अमाइनो एसिड की अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हमेशा अमाइनो ग्रुप की तरफ से ही होगी। नंबरिंग कहाँ से होगी? अमाइनो ग्रुप की तरफ से, आप इधर से नहीं जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन है। अगर हम ट्रांसलेशन में देखें, कोई mRNA है और mRNA में फर्स्ट कोडॉन हमारा AUG है और वहां पे राइबोसोम बाइंड है और यहाँ पर जो बाइंड होने वाला पहला tRNA होगा वो होगा UAC एंटीकोडॉन के साथ में और उसके पास में जो अमाइनो एसिड होगा वो होगा मिथियोनिन। मिथियोनिन का ये इधर अमाइनो ग्रुप, इधर कार्बोनिल ग्रुप। अब जो नेक्स्ट कोई भी कोडॉन है उसके उस पर tRNA बैठेगा और वो tRNA किसी और अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। नंबर 2 अमाइनो एसिड बोलेंगे, इसका भी अमाइनो ग्रुप यहाँ होगा और इधर COO ग्रुप होगा। तो अब ये अमाइनो ग्रुप और फर्स्ट अमाइनो एसिड जो मिथियोनिन था उसका कार्बोनिल ग्रुप मिलकर के क्या बनाएंगे? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट अमाइनो एसिड था आपका वो था मिथियोनिन और इसलिए हम अमाइनो ग्रुप की तरफ से काउंटिंग या नंबरिंग करते हैं अमाइनो एसिड की। नेमिंग ऑफ पेप्टाइड्स, अगर हम पेप्टाइड की नेमिंग करें दैट स्टार्ट एट एंड टर्मिनस। ठीक है, नेमिंग के लिए एक अमाइनो एसिड है, मान के चलो कोई ग्लाइसिन है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वैलिन है इसको लिख सकते हैं, ल्यूसीन है उसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आइसोल्यूसीन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, ऐसे करके। ठीक, तो अगर एक अमाइनो एसिड आप लिख सकते हो, 2 अमाइनो एसिड लिख सकते हो, लेकिन जब आपको पेप्टाइड बनानी है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनानी है तो आप इनके फुल फॉर्म को नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ पर 3 लेटर कोड आया अमाइनो एसिड के लिए, एब्रीविएशन कोड। अगर हम मान के चलो ये स्मॉल पेप्टाइड है और हम इसको देखें तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड अमाइनो एसिड, पहला पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ध्यान देना, अगर हम इस स्मॉल पेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर करें, नेमिंग करें, तो अगर हम फुल अमाइनो एसिड लेकर के चलते हैं कि पहला हमारा सेराइन है तो कैसे बोलेंगे? सेराइल, ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिल, टायरोसिल, ये टायरोसिन है, टायरोसिल, ये एलानिन है और ये ल्यूसीन है। तो कैसे बोलेंगे? सेराइल, ग्लिसाइल, टायरोसाइल, एलानाइल, ल्यूसीन। अगर हम इसको 3 लेटर कोड से रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे करेंगे? सेराइन का SER 3 लेटर में देखें, सेराइन का SER, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलानिन, ल्यूसीन। 3 लेटर इज मच बेटर देन फुल अमाइनो एसिड नेम। अगर मान के चलो और बड़ी पेप्टाइड है तो आप इसको भी याद रखना और इसको रिप्रेजेंट करना इस तरह से
भी मुश्किल होगा, तो इसलिए फॉर लॉन्गर पेप्टाइड, the one letter code can be used like SG by AL. ठीक है, S means serine, G means glycine, Y means tyrosine, A means alanine and L means leucine. अगर हम इन पेप्टाइड की बात करें, जो स्मॉल पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड की बात करें, पेप्टाइड ऑलरेडी स्मॉल होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, लेंथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पेप्टाइड्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। लेकिन पेप्टाइड क्या है, या तो वो सिंगल होंगी, मतलब स्मॉल अमाइनो एसिड, मतलब स्मॉल लेंथ होगी उनकी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होगा, फिर भी उनके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो देख सकते हैं पेप्टाइड के फंक्शन क्या क्या हैं। जैसे बहुत सारी पेप्टाइड एज ए हार्मोन काम करती है, इनको पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। कुछ पेप्टाइड फेरोमोन्स की तरह काम करती हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स में कई ये एग्जांपल है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन हमें पता है कि ब्लड ग्लूकोज को लो करता है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, इज ए पेप्टाइड हार्मोन जो लगभग 110 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 5800 डाल्टन है, मतलब 5.8 kDa होगा इसका, और दो पेप्टाइड से मिलकर के बना होगा, तो इसको बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें चेन ए और बी चेन होती है, और वो दोनों चेन ही डाइसल्फाइड लिंकेज से लिंक्ड रहती हैं। एंड जो इंसुलिन हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। अगर इसी इंसुलिन का प्रोडक्शन इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल से बंद हो जाए, तो टाइप 1 डायबिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो टाइप 1 डायबिटीज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन और इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम बीटा सेल। और जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल होती है वो कब प्रोडक्शन बंद करती है, जब इम्यून सेल उन पर अटैक करें, जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे पेप्टाइड्स न्यूरोपेप्टाइड की तरह काम करते हैं, जैसे सब्सटेंस पी, अ पेन मीडिएटर। कई सारे पेप्टाइड एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जैसे पॉलीमिक्सिन बी फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैसिट्रेशन फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड बहुत सारे टॉक्स जो पेप्टाइड है वो एज ए टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। जैसे माइनेटिन, वो एक मशरूम से प्रोड्यूस होती है, जो आरएनए को इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे। कॉनोटॉक्सिन कौन सेल से निकलती है, क्लोरोटॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्कॉर्पियंस। सो अभी हमने जो बात की है पीछे, पेप्टाइड का फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, एज ए हार्मोन, फेरोमोन्स, न्यूरोपेप्टाइड की तरह काम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकते हैं, वो बहुत सारे काम में आ सकते हैं, दवाओं में आ सकते हैं, एज ए प्रोटेक्शन काम कर सकते हैं, एज ए टॉक्सिन भी काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के अलावा वो टॉक्सिन की तरह भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोनोटॉक्सिन है या क्लोरोटॉक्सिन है या माइनोटॉक्सिन है वो पेप्टाइड हार्मोन हमें किल ना कर सके, वो किल भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जब अभी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड है उनका पीआई होता है, और उनका पीआई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि जब पेप्टाइड, जब अमाइनो एसिड एक चेन में जुड़ गए और वो पेप्टाइड के फॉर्म में जुड़ गए, तो अब उनका जो पीआई है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड।
सो अगर पॉलीपेप्टाइड में देखें जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज एवरेज ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ ऑल आयनाइजेबल ग्रुप। जब भी हम पेप्टाइड की बात करते हैं तो इसमें हम सारे आयनाइजेबल ग्रुप की बात करते हैं, कौन से ग्रुप आयनाइजेबल हैं, आयनाइज हो सकते हैं। सो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 सात अमाइनो एसिड की एक पेप्टाइड है। और इसमें अगर देखोगे तो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज योर मिथ्योनिन, सेकंड अमाइनो एसिड इज योर आइसोल्यूसिन, उसके बाद थर्ड अमाइनो एसिड इज योर सिस्टीन। देखो यहाँ पर सल्फाइड्रल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका हिस्टिडीन है, ये आपका एलानिन है, ये है एस्पार्टेट, ये है ग्लूटामेट। उसके बाद ये है आपका ल्यूसीन। ठीक, तो हम देखेंगे कैसे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये इसका क्या है, इसको हम पीके ए 1 बोल सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड में देखते थे इस तरह से CH3OO-। This one was your pKa1 and this was your pKa2, और यहाँ पर जो आता था तीसरा ग्रुप आयनाइजेबल दैट वाज pKr। सो दिस इज योर pK1। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद अगर हम देखेंगे ठीक है, उसके बाद हम इस pKa को देखेंगे, ये साइड चेन पे है, इसकी कोई pKa होगी, इसकी कोई pKa होगी, इसकी कोई pKa होगी सिस्टीन की, इसकी कोई pKa होगी, और इसकी, और इसकी। एक बात और नोट करने वाली है, ये आपका मिथ्योनिन है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, इसकी कोई pKa नहीं होगी, इसकी भी कोई नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, और इसकी भी नहीं होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारे अमाइनो एसिड जिसमें निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी pKr वैल्यू दी जाती है। तो अब जिसकी pKr वैल्यू अवेलेबल है उसकी pKr वैल्यू देखें हम, जैसे ये 8 देखें, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम कितनी हो गई यहाँ पे pKr वैल्यू, 1 2 3 4 5। हम इनको सबको जोड़ें, जैसे 3.1 4.1 6 हिस्टीडीन की, 8 एंड 8.3, जैसे 3.1 प्लस 4.1 प्लस 6.0 प्लस 8.0 प्लस 8.3। इन सारी पीके वैल्यू को हम जोड़ें, और यहाँ पर जितनी भी पीके वैल्यू है, जितनी भी पीके वैल्यू है, देखें कितनी पीके वैल्यू है, 1 2 3, नहीं सॉरी 3.1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो 5 पी के वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। अब जो भी आएगा उससे इसको भाग दे दो। सो ये हो जाएगा आपका 3 एंड 4 7, 7 और 6 13 और 8 हो जाएगा आपका 13 और 8 हो जाएगा 21 एंड ये 8 29, 29 एंड पॉइंट 3 1 2 29.5। ये अराउंड
आपका आ जाएगा 10 के आसपास। ठीक है, सॉरी 10 के आसपास नहीं, ये आ जाएगा आपका, इसको देख टोटल जोड़ेंगे और 5 से हम देंगे तो आपका आ जाएगा ये जैसे 3.1 प्लस 4.1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8.3, चलो डिवाइडेड बाई 5। यहाँ टोटल देखें 3 एंड 4 7 और 6 13 और 8 13 और 8 21 21 और 8 29 और 29.5। ठीक है, और हम इसको 5 से भाग दे देंगे और 5 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अराउंड 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोलेक्टिव पॉइंट, इसका हो जाएगा अराउंड 6। ठीक, एक चीज और देखें, अगर हम पेप्टाइड को देखें टाइट्रेशन करें तो यहाँ पर ये हायर पीएच पे अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा, ये भी हायर पीएच पे अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा, और ये लोअर पीएच पे अपना H प्लस आयन रिलीज कर देंगे। तो अगर हम पीएच 3.1 रखते हैं या 4 से देखें, जैसे ये 3.1 से नीचे ये प्रोटोनेटेड रहेगा, लेकिन जैसे ही हम पीएच 3.1 से ऊपर करेंगे तो ये सबसे पहले ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, उसके बाद ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, एंड अराउंड पीएच 7 ये अपना H प्लस आयन रिलीज कर देगा। उसके बाद ये above pH 8 this will release H plus ion, and above pH 8.3 or 9 it will release its H plus ion। तो पेप्टाइड के केस पर, अगर पेप्टाइड के केस में अगर हम देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है उनका पीआई वैल्यू वेरी कर सकता है। ठीक, पीआई वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, कि अमाइनो एसिड सरफेस पे प्रेजेंट है, कि अमाइनो एसिड कोर में प्रेजेंट है, कहाँ पर वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसकी जो साइड चेन है वो साइड चेन वरीड है या आउटसाइड बाहर की तरफ है, आउटसाइड में। तो इस बेसिस पे पीएच और इस बेसिस पे उसका पीआई चेंज हो सकता है। सो इन केस ऑफ पेप्टाइड कैलकुलेटेड पीआई एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड पीआई में बी स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्व्ड पीआई है दैट में बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड पीआई। रीजन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो एनवायरनमेंट, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डिपेंड करेगा कि वो अमाइनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल दो एस्पार्टेट अमाइनो एसिड हैं जिनकी पीके जो वैल्यू होती है नियर अबाउट 4 है। अगर ये एस्पार्टेट पेप्टाइड के नॉन पोलर कोर में है तो वीक एसिड की तरह काम करेंगे, एक्ट करेंगे, और उनकी पीके वैल्यू बढ़ जाएगी जब वीक एसिड की तरह काम करेंगे। अगर ये सरफेस पे है तो ये H प्लस आयन आसानी से डिसोशिएट हो जाएंगे और तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अगर दो एस्पार्टेट पास में है तो जो एसिड स्ट्रेंथ है पास पास में है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, वह वीक हो जाती है और पीके वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात, अगर एसिडिक आर चेन के पास, ठीक है, अगर कोई एसिडिक आर चेन है
उसके पास हमने बेसिक आर चेन वाले अमाइनो एसिड को लगा दिया, जैसे एस्पार्टेट के बगल में हमने लाइसिन, हिस्टिडीन या आर्जिनिन लगा दिया, तो अब जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उसकी जो pKa वैल्यू होगी वो उसकी कम हो जाएगी, वो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। एंड जब अमाइनो ग्रुप एंड carbonyl group of peptide are near to each other, then amino acid जो अमाइनो ग्रुप है that become protonated। जब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप ऑफ पेप्टाइड आर नियर टू ईच अदर, देन अमाइनो ग्रुप become protonated and carboxyl group become deprotonated। मतलब एसिड ग्रुप होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और जो बेसिक ग्रुप होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। और अगर जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे, फॉर एग्जांपल ये कोई दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, अमाइनो, ये पेप्टाइड है, इसका ये अमाइनो टर्मिनस है और ये इसका कार्बोक्सिल टर्मिनस है, ये इस तरह से। लेकिन पास होने की वजह से ये H प्लस आयन इसको दे देगा और H प्लस आयन जब इसको दे देगा तो बहुत जल्दी डिसोशिएट होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम इसी पेप्टाइड को ऐसे कर देते हैं, लीनियर कर दें और इनके जो टर्मिनस हैं वो दोनों दूर कर दें, तो अब यहाँ पर जो अमाइनो टर्मिनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ना काम करके वीक बेस की तरह, और ये जो अमाइनो जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है वो वीक एसिड की तरह काम करेगा। मतलब इसकी pKa वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और इसकी pKa वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ different amino acid into different microenvironment, there will be change in pi of peptide। So अब अगर हम बात करें कोई पेप्टाइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड and number of amino acid in that particular peptide, and if that peptide or protein is alpha helix, then how to calculate the number of spin in membrane। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें, जो अमाइनो एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है that ranges from 75 to 204, 75 of glycine and 20 of tryptophan, depending on the amino acid side chain, whether side chain is bulky or simpler, so then the side जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उसकी साइड चेन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, ये रेंज करता है। इसी के बेसिस पर एक एवरेज वेट निकाला गया है मॉलिक्यूलर उसका अमाइनो एसिड का, दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरेज molecular weight of amino acid is 138 डाल्टन। ध्यान रखना यहाँ पे हम 138 कर रहे हैं, अभी आगे 120 पे आते हैं। ठीक है, 128 पे आते हैं। सो on the basis of occurrence, एवरेज वेट ऑफ अमाइनो एसिड। अब बात करें अक्रेंस के बेसिस पर जो एवरेज वेट है अमाइनो एसिड का, दैट इज 128 डाल्टन।
जब अभी हमने पीछे देखा है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब when amino acid is a part of पेप्टाइड, जब ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड का पार्ट है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज 110 डाल्टन, देयर इज बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 18 डाल्टन। सो 128 अमाइनो एसिड का जो 128 डाल्टन का जो अमाइनो एसिड है यहाँ से 18 निकाल दोगे, सो देन जो अमाइनो एसिड का जो वेट बचता है दैट इज 110 डाल्टन, 110 डाल्टन बराबर। ऐसे ही अगर हम जैसे बात करें, जैसे 200 अमाइनो एसिड की कोई पेप्टाइड है, 200 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड है, देन what will be the molecular weight, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, what will be the molecular weight। सिंपली इसको आप कैलकुलेट करो, 200 अमाइनो एसिड इंटू 110, 200 है, एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 110, तो ये हो जाएगा 22, 2 जीरो और ये जीरो, कितना हो गया, इतने डाल्टन, इतने डाल्टन बराबर यहाँ से 22 किलो डाल्टन। अगर 20 अमाइनो एसिड 200 अमाइनो एसिड की अगर कोई पेप्टाइड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 22 किलो डाल्टन होगा। इसी तरह अगर कोई पेप्टाइड 55 किलो डाल्टन की पेप्टाइड है, then what will be the approximate number of amino acid, so number of amino acid यहाँ कैलकुलेट करो, so 55 kd एक ही है, इसको डाल्टन में कन्वर्ट करो, 55,000 डिवाइडेड बाई 110, 100 नहीं 110, तो जीरो से जीरो कटाएंगे, जीरो से जीरो कटा और ये आ जाएगा लगभग लगभग 11 पंजे 55, ये 5 एंड 2 जीरो 500 अमाइनो एसिड। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेप्टाइड के बारे में, जैसे डाइपेप्टाइड, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डाइपेप्टाइड का, इसका नाम है, इसको हम और बोलते हैं कॉमनली आर्टिफिशियल शुगर that is made up of two amino acid and it is also known as aspartame। aspartame को sugar free sugar भी बोला जाता है because it is not composed of carbohydrate, it is made up of two amino acid। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल शुगर भी बोलते हैं। इसका जो नाम है, इसका नाम है एल एस्पार्टाइल
एल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर, एल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर। अगर हम, ये इसी का ही नाम है, एल एस्पार्टाइल एल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर। अगर हम इसी तरह एक 3 अमाइनो एसिड से बनी पेप्टाइड की बात करें, ट्राइपेप्टाइड की, जो मोस्ट कॉमन है ग्लूटाथियोन दैट इन्वॉल्व इन एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथियोन made up of only 3 amino acids is known as ECG. E means glutamate, C means cysteine and G means glycine. ठीक है, 3 अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड से बनी पेप्टाइड को हम ग्लूटाथियोन बोलते हैं दैट प्लेज रोल इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड वो पेप्टाइड होंगी जो 2 अमाइनो एसिड से लेकर के 20 अमाइनो एसिड तक की होंगी, और पॉलीपेप्टाइड वो पेप्टाइड होंगी वो कम से कम 20 अमाइनो एसिड से ज्यादा अमाइनो एसिड की बनी होंगी। अब जो पेप्टाइड है, दे कुड बी ओनली जस्ट सिंपल पेप्टाइड। सिंपल पेप्टाइड मीन्स एक ही सब यूनिट की और कुछ वो पेप्टाइड मिलकर के ही पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बहुत सारी पेप्टाइड हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड में काम करती हैं। सो प्रोटीन की अगर बात करें, सो प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के जो साइज और नंबर होते हैं दैट वेरीज ग्रेटली। मतलब कहने का जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें नंबर, साइज, अमीनो एसिड के नंबर, पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड के नंबर बहुत वेरी करते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। साइटोक्रोम सी दैट इज मोस्ट कॉमन प्रोटीन, तो कहाँ पे, ह्यूमन में मिलेगी। और साइटोक्रोम सी, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12,400। नंबर ऑफ रेसिड्यू कितने हैं, 104। एंड नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड। राइबोन्यूक्लियस ए, आरएनएज भी बोला जाता है। जब आरएनए आइसोलेशन करते हैं तो आरएनएज का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सॉरी, आरएनए आइसोलेशन के टाइम पे नहीं, डीएनए जब आइसोलेट करते हैं तो आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस ए और आरएनएज का ट्रीटमेंट दिया जाता है। आरएनएज भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, 124 अमीनो एसिड का होता है, 13,700 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 13,700 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने हैं। लाइसोजाइम 129, मायोग्लोबिन 153 अमीनो एसिड की। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन 3 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। 3 अमीनो एसिड नहीं, 3 पॉलीपेप्टाइड का होगा, 3 पेप्टाइड से मिलकर के। इसी तरह काइमोट्रिप्सिन ये हो गया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 4 पेप्टाइड की बनी होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन है सीरम एल्बुमिन, वो सिंगल पेप्टाइड होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, और इसमें जो नंबर ऑफ रेसिड्यू होते हैं 609 होते हैं। हेक्सोकाइनेज ईस्ट का 2 पॉलीपेप्टाइड का होगा, 972 अमीनो एसिड, 972 अमीनो एसिड से मिल करके। आरएनए पॉलीमरेज 5 यूनिट का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। एपोलिपोप्रोटीन भी ह्यूमन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4536 अमीनो एसिड की है। ग्लूटामिन सिंथेटेज
28 अमाइनो एसिड का होता है, 12 पेप्टाइड का मिल करके बना होगा। टाइटिन जो ह्यूमन की सबसे लंबी प्रोटीन होती है, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका 2993 kDa और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है 26,926 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी है। ठीक, तो ये तो थे बहुत सारी पेप्टाइड के फंक्शन और उनके नाम। इसी तरह से ये जो पेप्टाइड होती है, पेप्टाइड कैन बी सिंपल, और जो प्रोटीन होती है दे कैन बी सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होंगी जो सिर्फ और सिर्फ जिनमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड रेसिड्यू देखने को मिलेंगे, नो अदर केमिकल मॉडिफिकेशन या नो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी देयर। तो वहां पे कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन जो एक से ज्यादा, या फिर हम बोले कि उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होंगे, जैसे आप देख सकते हो ये हीमोग्लोबिन है, ये देखो बीटा चेन है, बीटा 1 मान लो, बीटा 2 मानो, अल्फा 1 मान लो, अल्फा 2 मान लो, और हर एक सब यूनिट में देखो एक एफिशिएंटर है, हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कोई कोई प्रोटीन लिपिड के साथ में जुड़ी होती है, कोई कार्बोहाइड्रेट कैरियर की तरह काम करती है। किसी प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। कोई मेटल के साथ बाइंड करेंगे, यहाँ देखो ये इसके साथ बाइंड है Fe के साथ में। उसके बाद कई सारी प्रोटीन होंगी जो कॉन्जुगेटेड की जाती है या कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। सो देयर आर सम example of conjugated protein with their classes like lipoproteins। क्लास की बात करें, एक प्रोटीन का क्लास है that is known as lipoprotein। लिपोप्रोटीन के साथ में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो लिपिड होता है, एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड, ठीक है, बीटा लिपोप्रोटीन। अब बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, जिनके साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, इसका एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। फॉस्फोप्रोटीन, जिन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, जैसे केसिन ऑफ मिल्क। हीमोप्रोटीन, जिनके साथ में हीम जुड़ा रहेगा, उनको आयरन प्रोटीन भी बोला जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन। फ्लैवोप्रोटीन, जो कि जिनके साथ में फ्लेविन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, उनको फ्लैवोप्रोटीन बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट है मेटेलोप्रोटीन, और मेटेलोप्रोटीन में प्रोटीन कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेटल से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई प्रोटीन है वो आयरन के साथ में बाइंड है, उसको हम फेरेटिन बोलते हैं। कोई जिंक के साथ में है, इसका एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। कोई प्रोटीन है जो कैल्शियम के साथ में जुड़ के काम करती है, जैसे कार्बोड्यूलिन। कोई मॉलिब्डेनम के साथ में काम करती है, जैसे डाइनाइट्रोजनेस। कोई प्रोटीन कॉपर के साथ में काम करेगी, इसको प्लास्टोसाइनिन, जो कि प्लास्टोसाइनिन फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है जब P680 PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आते हैं, और जब P700 जो PS1 है उसको देते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रोटीन काम करती है मीडिएटर की तरह। उसको हम बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन।